हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं और हमारी बॉडी इन्हीं से मिलकर बनी होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पहले के समय में, बहुत पहले, ये माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं और जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O होल Y। ठीक है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो इस फॉर्मूले में तो फिट होते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम X की जगह 2 और Y की जगह भी 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा C2H2O होल 4, जिसको हम लिख सकते हैं CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं CH3COOH, विच इज हमें पता है एसिडिक एसिड। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम X और Y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो CH2O1, जिसे हम HCHO लिख सकते हैं, और ये क्या है, मिथेनॉल है, यानी कि ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और अगर हम बात करें रेमनोज की, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, जो कि इस जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होता है। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि इनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो इस फॉर्मूले में फिट होते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट इसमें फिट नहीं होते हैं। तो केमिकली हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर ऐसे यूनिट्स देते हैं। क्या कहा हमने? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या फिर ऐसे कंपाउंड्स, या फिर कंपाउंड्स which give such units on hydrolysis। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं और उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ऐसी यूनिट्स मिलती है, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे घर में जो शुगर यूज होती है वो एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नेम, केमिकल नेम होता है सुक्रोज। अगर हम बात करें मिल्क में जो शुगर होती है उसे, वो लेक्टोज होती है, उसका केमिकल नेम क्या होता है? लेक्टोज, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पर उनका कैसा बिहेवियर होता है उस अकॉर्डिंग हम 3 तरह से कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। सेकेराइड जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड सेकेरन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इट इज रिलेटेड टू शुगर। अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हम फर्दर कोई स्मॉल यूनिट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकते हैं विच कान बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज, या फिर राइबोस की, तो ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करके कोई स्मॉल यूनिट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेकेंड आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स।
ओलिगोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिल सकती हैं, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, अप टू 10 यूनिट्स हमें मिल सकती हैं। इसमें भी अगर 2 यूनिट हमें मिल रही है हाइड्रोलिसिस करने पर तो उसे हम कह देंगे डाइसेकेराइड, 3 मिल रही है तो ट्राई और 4 मिल रही है तो टेट्रासेकेराइड। इस तरह से ओलिगोसेकेराइड के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, तो ये क्या होते हैं, ये डाइसेकेराइड्स होते हैं। जैसे कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज हमें मिलता है, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है, और लेक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर ये बना होता है। तो ये हमारे ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, 10 यूनिट्स तक हमें मिल सकती हैं। थर्ड होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 10 से भी ज्यादा स्मॉल मोनोसेकेराइड यूनिट मिल सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, तो ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बहुत सारी यानी कि 10 से भी ज्यादा सिंपलर मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स मिलती हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा 2 तरीके से और हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है शुगर और नॉन शुगर। शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन शुगर की तो जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते, जैसे पॉलीसेकेराइड। और इसके अलावा इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन इनको रिड्यूस कर सकते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इनको अगर कोई शुगर रिड्यूस कर सकती है तो उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जैसे कि जो सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज। एल्डोज यानी कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, कीटोज यानी कि जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो सारे ही मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज के बारे में, और भी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।